डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम आज भारतीय संघीय प्रणाली की जो प्रकृति है, उस प्रकृति की बात कर रहे हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का क्या रूप है। भारत में संविधान में स्पष्ट रूप से यह कहीं उल्लिखित नहीं किया गया है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, परंतु हम देखें कि भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो एक संघात्मक व्यवस्था को स्थापित करता है। और इस बारे में भारत के संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इस शब्दावली को अगर हम देखें समझें तो हमारे इस स्पष्ट होता है कि इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक संघराज तो है, लेकिन यह संघराज किसी भी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है और साथ ही किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और संविधान सभा में हम देखें कि संविधान निर्माताओं की इच्छा भी ये थी कि संघात्मक व्यवस्था तो है, परंतु हमने ये राज्यों का जो विभाजन किया है वह हमारी प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने राज्यों का ये विभाजन किया है। तो इस प्रकार भारत में संविधान में हमें मोटे तौर पर संघात्मक व्यवस्था दिखाई देती है, परंतु उसके अंतर्गत जो निहित प्रावधान है वो हमें एकात्मक व्यवस्था की ओर भी ले जाते हैं। किसी भी देश में संघात्मक व्यवस्था है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हमें देखना होगा कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं उस देश के संविधान में मौजूद हैं अथवा नहीं। हम देखें कि शासन प्रणाली के दो रूप दिखाई देते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां जो होती हैं वो एक ही स्तर पर सरकार में, एक ही केंद्र में, एक केंद्र सरकार में निहित होती हैं, जबकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमें शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पर देखने को मिलता है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच यह शक्ति विभाजन संघात्मक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। साथ ही संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं कि एक लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होना चाहिए। तो भारत के संविधान लिखित संविधान होने के साथ साथ संविधान सर्वोच्च भी है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह राज्य और अन्य राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबके लिए यह बाध्यकारी भी है। तो लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होने के साथ साथ दूसरी विशेषता यह है कि स्वतंत्र उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो संविधान में एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और वह केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कोई कानून पारित होने पर जो संविधान के विपरीत हो तो उस कानून को अवैध घोषित भी कर सकता है। तीसरी बात हम देखें शक्तियों का विभाजन, यह बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है और हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से इस सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों की व्यवस्था की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 97 सब्जेक्ट्स जो हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। राज्य सूची में हम देखें 66 विषयों का उल्लेख कर दिया गया है और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट उल्लेखित कर दिए गए हैं। केंद्र सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों के ऊपर राज्यों की विधानसभाएं कानून बना सकती हैं और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर दोनों केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकार भी कानूनों का निर्माण कर सकती हैं। तो यह शक्ति विभाजन भी हमारे यहाँ मौजूद है। साथ ही यह संघात्मक व्यवस्था की एक विशेषता और होती है कि उच्च सदन जो होता है वह राज्यों का सदन होता है। तो हमारे यहाँ उच्च सदन राज्यसभा है और राज्यसभा की भूमिका जो है वो है राज्यों के सदन के रूप में है। राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, हालांकि यह प्रतिनिधित्व हम देखें कि समान रूप से प्राप्त नहीं है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर हमने ये प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जो कि अमेरिकी प्रणाली के विपरीत है, क्योंकि अमेरिका में सभी राज्यों को सीनेट में 2 सीटें दी गई हैं, जबकि हमारे यहाँ राज्यसभा में सभी राज्यों को जो सीटें दी गई हैं वो हम देखें जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। तो संघात्मक व्यवस्था की ये चारों विशेषताएं हमें लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, उच्च सदन का राज्यों का सदन होना, ये विशेषताएं हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर कहा जाता है कि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, परंतु साथ ही हमारे संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी मौजूद हैं। और एकात्मक व्यवस्था के ये लक्षण जो हैं वह हमें बड़े दोनों स्तरों पर देखने को मिलते हैं। दोनों स्तरों पर अर्थात संघात्मक व्यवस्था जो है इसके लक्षण हमें
एकात्मक व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो हमें संविधान के अंतर्गत भी उल्लेखित देखने को मिलते हैं और संविधान के बाहरी बाह्य रूप में, व्यवहारिक रूप में भी हमें ये एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के जो ये लक्षण हैं, ये लक्षण हमें संविधान के अंतरंग में देखें, संविधान के अंदर देखें, संविधान में जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया गया है, उन अगर चीजों की हम बात करें तो देखें कि एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। पहला हम देखें, एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में प्राय दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, परंतु भारत का संविधान एकहरी नागरिकता की बात करता है। भारतीय लोगों को सिर्फ केंद्र की भारतीय संघ की नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है और भारतीय लोगों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध रूप से आवागमन का अधिकार है। तो यह एकहरी नागरिकता एकात्मक व्यवस्था की ओर इंगित करती है। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा जो है वह केंद्र के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। सातवीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची 97 विषय हैं, राज्य सूची 66 विषय हैं, समवर्ती सूची 47 विषय हैं। तो केंद्र सरकार को केंद्र सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार तो प्राप्त है ही, परंतु हम देखें समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। परंतु अगर दोनों के कानूनों में परस्पर विरोध दिखाई देता है तो राज्य की तुलना में केंद्र के कानून को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और राज्य का कानून जो है वो विरोध की सीमा तक अमान्य होता है। इसके अलावा आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण का अधिकार सीधे सीधे केंद्र के हाथों में चला जाता है। तो इस प्रकार से और 97 सब्जेक्ट जो हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, वो सीधे किसको सौंपे गए हैं? केंद्र को सौंपे गए हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ विषय जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में ही नहीं है, जिन्हें हम अपशिष्ट विषय भी कह रहे हैं, वो अपशिष्ट विषय केंद्र सरकार को हमारे संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। तो इस प्रकार हम देखें ओवरऑल जो शक्तियों का बंटवारा है वो किसके पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है? केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान हमने स्वीकार किया है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों के और संघ के लिए पृथक पृथक संविधानों की व्यवस्था की जाती है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है। संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और राज्यों की इच्छा के बिना केंद्र राज्य के नाम में क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वह भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके भारत के किसी राज्य के नाम में, क्षेत्रफल में या किसी राज्य के क्षेत्रफल, दो राज्यों के क्षेत्रफल को मिलाकर के किसी नए राज्य का निर्माण करने में, राज्य का विभाजन करने में पूरी तरह से संसद समर्थ है। हालांकि ये प्रावधान भी है कि राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य की विधानसभा से उसकी राय ली जाएगी, परंतु उस राय को मानना अथवा नहीं मानना राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत में राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और यह पूरी तरह से किसके हाथों में निहित है? केंद्र के हाथों में निहित है। तो यह लक्षण हमें स्पष्ट करता है कि भारत के संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च स्तर पर है, न्यायिक प्रणाली हमारे यहाँ पिरामिडाकार रूप में है। तो उस पिरामिड के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे के स्तर पर हम देखें उस राज्यों के उच्च न्यायालय है और जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है। परंतु यह सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण, इनके लिए एक जैसे कानून, एक जैसी व्यवस्था हमें पूरे इन अधीनस्थ न्यायालयों पे, उच्च न्यायालयों पे देखने को मिलती है और उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है वो स्थापना भी संघीय संसद द्वारा की जाती है। तो यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है वो एकात्मक शासन को ज्यादा पुष्ट करती है, ज्यादा स्पष्ट करती है। अगली विशेषता तो हम देखें कि आपातकाल में एकात्मक शासन, जब राष्ट्रीय संकट के समय संविधान कुछ हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने, आपातकाल लगाने। तो इसके बारे में अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 द्वारा संकट काल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और 3 प्रकार का आपातकाल की बात की गई है। 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, उस राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों के ऊपर स्पष्ट रूप से संसद को कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 356 में हम देखें राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है उसमें राज्यों के समस्त अधिकार संसद के हाथों में चले जाते हैं और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल में राज्यों के समस्त वित्त विधेयक जो हैं वो केंद्र के हाथों में चले जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कि आपातकाल के समय तो पूरी व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिकली एक एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा हम देखें अगली विशेषता, महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो भी भारत में एक एकीकृत व्यवस्था की, एकात्मक व्यवस्था को जो स्पष्ट करते हैं। जैसे हम देखें निर्वाचन आयोग, तो भारत में संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचन की बात है वो जिम्मेदारी अखिल भारतीय
केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारत के लिए राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं वो मान्य होते हैं। लेखा परीक्षा की अगर हम बात देखें, न्यायिक प्रणाली की अगर हम बात देखें, लेखा परीक्षा में सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वह केंद्र के साथ साथ राज्यों के लेखाओं के संधारण के नियम बनाता है, लेखाओं की जांच करता है। और हम हमारे यहाँ दीवानी जो सिविल या क्रिमिनल जो आज कोड ऑफ कंडक्ट है, नियम कानूनों की जो व्यवस्था है वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, वो राज्यों में भी समान रूप से लागू होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे भारत में एक जैसी हैं। और इसी कारण यह स्पष्ट होता है कि भारत में एक एकात्मक शासन प्रणाली है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेंगे। तो राज्यपाल को दोहरी भूमिका सौंपी गई है, एक तो वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं और दूसरा राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ राज्यपाल जो है वह राज्यों में काम करते हैं, परंतु उनके ऊपर जो नियुक्ति है या उनको हटाने का अधिकार है वो किसका है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति शासन के समय तो राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। तो यहाँ यह जो विशेषता है भारत के संविधान की, वह एकात्मक शासन की ओर पूरी तरह से स्पष्ट करती है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान, विभिन्न प्रकार की सहायता या विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं, उनके लिए वित्त की जो आवश्यकता होती है, वह वित्त की आवश्यकता केंद्र द्वारा समय समय पर जो आर्थिक सहायता दी जाती है, अनुदान दिए जाते हैं, वह राज्य अपने इन विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र पर निर्भर हमें, क्योंकि राज्य के पास आय के स्रोत जो है वो बड़े सीमित हैं, तो राज्य अपनी इन आय की साधनों के लिए केंद्र पर हमें निर्भर दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में भी राज्यों की कमजोर स्थिति दिखाई देती है। और कुछ वर्षों पहले जब से हमने ये जीएसटी का जो प्रावधान स्वीकार किया है, तो एकीकृत न्यायिक कर व्यवस्था जो हमने भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो स्वीकार की है, तो यह अब केंद्र में और ज्यादा आय के साधन हो गए हैं, राज्यों के पास आय के साधन सीमित हो गए हैं। तो अब राज्य और ज्यादा आय इनकम के राजस्व के लिए किस पे निर्भर हो गए हैं? केंद्र की आर्थिक सहायता पर निर्भर हो गए हैं। अगली विशेषता, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाते हैं, परंतु राज्यपाल कुछ विषयों के ऊपर पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकता है, भेज सकता है, और वो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही कानून बन पाते हैं। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि राज्यों की विधायी निर्माण की शक्ति के ऊपर किसका नियंत्रण हमें दिखाई दे रहा है? केंद्र का नियंत्रण दिखाई दे रहा है। तो ये संविधान में जो विभिन्न प्रावधान हैं वो स्पष्ट रूप से पुष्ट करते हैं, इस बात को निर्धारित करते हैं, इस बात को तय करते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ भारत के संविधान में व्यवहारिक पक्ष को अगर हम देखें, बहिरंग में देखें, बाहरी क्रियान्वयन के स्तर पर देखें, तो उसमें भी हमें कई सारे एकात्मक तत्व मौजूद हैं। और वो कौन कौन से हैं? हम देखें, प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व, कैरिस्मेटिक लीडरशिप। भारत को जब आजादी प्राप्त हुई तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें, तो इन सबका जो नेतृत्व था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो काफी चमत्कारिक था। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनका जो नियंत्रण था, एक दलीय प्रभुत्व की जो हमारे यहाँ लंबे समय तक व्यवस्था रही, उसके कारण भी राज्यों में मुख्यमंत्री कौन रहेगा यह भी तय केंद्र द्वारा किया जाता था, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय किया जाता था। तो राज्यों की जो भूमिका हुआ करती थी, बड़ी गौण हुआ करती थी। मुख्य भूमिका हमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की हमें देखने को मिलती है। 1987 के बाद यह स्थिति प्राय समाप्त हो गई, पर पुनः आज वर्तमान में 2014 के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कार्य कर रही है और राज्यों में भी बड़े स्तर पर बीजेपी की सरकारें स्थापित हो रही हैं, तो यहाँ पुनः हमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व जो है वह भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की ओर आगे हमें दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता एकात्मक शासन की हमें दिखाई देती है योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को एक केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा, संसद के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की भारत में योजनागत विकास के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। और इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर के एक इसकी गठन रचना की जाती है। और 1 जनवरी 1950 को हमने इसका नाम बदल करके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हमने बना दिया है।
तो नीति आयोग जो है वो अखिल भारतीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करता है। तो इसमें भी जो भूमिका है वह भूमिका किसकी है? केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण ज्यादा है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद भी जो योजना आयोग द्वारा ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं योजना के, और विभिन्न आर्थिक सामाजिक विकास के जो कार्यक्रम है, इन विकास कार्यक्रमों को अंतिम रूप से जो स्वीकृति प्रदान की जाती है वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि योजना या आर्थिक संसाधनों के ऊपर विकास की जो मुख्य जो विकास का मुख्य कार्य है उसके ऊपर केंद्र का नियंत्रण ज्यादा है। राज्यों की भूमिका जो है वो एक अनुचर की है। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार आचरण के जो आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों की जो जांच की जाती है वो जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जाती है। और केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे हम सीबीआई की बात करें तो उसके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तो यहाँ मुख्यमंत्री के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप पाए जाते हैं तो अपने पद छोड़ना होता है। और यहाँ जो राज्यों में जो मुख्यमंत्री का रहना या तो नहीं रहना है ये तय कौन करता है? ये अगर जांच एजेंसी द्वारा अपराध सिद्ध हो तो अपराध सही पाए जाए तो यहाँ मुख्यमंत्री भी केंद्र की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा हम देखें भारतीय राजनीति में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति हमें दिखाई देती है, आजादी से लेकर के 1967 तक, और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार, और हम देखें 2014 से आज हम एक दलीय प्रभुत्व हमें पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दिखाई दे रही थी पहले, और आज हम देखें बीजेपी केंद्र के साथ साथ कई बड़ी संख्या में राज्यों में भी सरकारें मौजूद हैं। तो यहाँ जो ये केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का जो है वह मजबूत दिखाई देता है। राज्यों में भी मुख्यमंत्री कौन रहेगा इसका निर्धारण किसी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है। तो यह स्थिति भी भारत में एकात्मक व्यवस्था को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है। तो हमने देखा कि भारत के संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं भी मौजूद हैं। अब हमारे सामने बड़ा ये प्रश्न उपस्थित होता है, और कई संविधान के जो समीक्षक हैं, चाहे वो विदेशी संविधान समीक्षक हो और भारतीय संविधान के जो विद्वान हैं उनके द्वारा भी अध्ययन जो किया गया, उन्होंने अपने निष्कर्ष यह बताया, यह उनका अनुभव रहा कि वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक दिखाई देता है लेकिन इसकी भावना जो है वो कैसी है? एकात्मक है। अर्थात इसमें हमें भारी रूप से संघात्मक लक्षण दिखाई देते हैं परंतु आंतरिक रूप से इसमें एकात्मक व्यवस्था मौजूद है। और जो कि संविधान निर्माताओं की इच्छा भी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास रहा कि जब जब केंद्र में कमजोर सरकारें नहीं है तब तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए हमें गंभीर संकट पैदा हुए हैं। तो ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो इसके लिए एक मजबूत केंद्र सरकार का होना जरूरी था। एक संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर केसी वेयर के विचारों को हमें भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के बारे में जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? प्रोफेसर केसी वेयर कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। आप ध्यान गौर करें कि उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय तत्व मौजूद हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान पूरी तरह से संघ नहीं है, अर्ध संघ है, क्वेजी फेडरल। तो प्रोफेसर केसी वेयर द्वारा भारतीय संविधान को अर्ध संघ कहा गया है। इसी के साथ साथ भारत के बड़े संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर डी बसु, दुर्गादास बसु भी ने कहा है कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही पूरी तरह से एकात्मक, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। अर्थात यहाँ हमें संघात्मक के साथ साथ एकात्मक के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो यह एक प्रकार से मिश्रित शासन प्रणाली डी बसु द्वारा भारत के संविधान को कहा गया है। अब हम अल्टीमेटली बात करें कि भारत की संघवाद की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो संविधान द्वारा स्थापित इस संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए संघात्मक व्यवस्थाएं जो होती हैं विभिन्न देशों में स्थापित की गई हैं। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, इसमें समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात यह एक विकासशील व्यवस्था है। समय की हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप या समय के अनुरूप इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था में हमें दो प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन जो है वो हम देखें किस रूप में है कि पहला परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है कि भारत में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के में जो इनमें बदलाव के परिणाम स्वरूप संघात्मक व्यवस्था में जो हमें परिवर्तन ये दिखाई दिया कि केंद्र सरकार का पक्ष जो है वो क्या हो गया है? ज्यादा प्रबल हो गया है। किस प्रकार से?
और इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इकाइयों की सरकारें या राज्यों की सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हमें दिखाई दे रही है। और ऐसा होना नितांत स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर विकास के कार्यक्रम लागू कर रहे हैं या हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौतियां संकट पैदा होते हैं, तो उनके निदान के लिए, चाहे सुरक्षा के लिए संकट हो, चाहे वो हमें अन्य विकास के लिए संकट हो या देश के समृद्धि के लिए, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो चाहे वो शिक्षा अभियान है, चाहे टीकाकरण अभियान है, चाहे तो इस प्रकार के जो राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं विकास के, तो उनको पूरा करने के लिए ये माना जाता है कि मजबूत केंद्र सरकार का होना जरूरी है। द्वितीय विचार ये है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उनका ये मानना है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार कोई परस्पर विरोधी पक्ष नहीं है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में है या उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है तो वो एक दूसरे के अपने अपने काम, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, ऐसा मानना नहीं है। परंतु ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। केंद्र को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों का सहयोग मिलना जरूरी है और राज्यों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र का सहयोग मिलना जरूरी है। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे की सहयोगी हैं और संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक भी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करें। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था के जो मॉडल विकसित हुए हैं, वो 3 मॉडल विकसित हुए हैं दुनिया भर में। और ये 3 मॉडल कौन-कौन से हैं? पहला है सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा है एकात्मक संघवाद, यूनिट्रियन फेडरलिज्म और तीसरा है सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। देखिए ये सौदेबाजी वाली जो संघीय व्यवस्था है, मैं मूल रूप से 2 ही प्रकार के मॉडल हैं, सहयोगी संघवाद और एकात्मक संघवाद। ये तीसरा जो सौदेबाजी वाली संघवादी जो व्यवस्था है, यह एकात्मक संघवाद का ही एक रूप है जो हमें कुछ समय के लिए देखने को मिला। सहयोगी संघवाद क्या है और भारत में यह हमें किस प्रकार से दिखाई देता है? हम देखें कि सहयोगी संघवाद का तात्पर्य है केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार में हमें परस्पर सहयोग, परस्पर निर्भरता और एक दूसरे का सहयोग हमें दिखने को मिलता है। और क्षेत्रीय सरकार अर्थात राज्यों की सरकारें जो है वो आंशिक रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं। तो भारत में सहयोगी संघवाद हमें दिखाई भी देता है। और किस रूप में दिखाई देता है कि सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्थाएं नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें या अन्य विकास कार्यक्रम जो हैं, उनका जो निर्माण है वो नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। और उनको क्रियान्वयन कौन करता है? राज्यों में उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों योजना निर्माण के क्षेत्र में, उनको क्रियान्वयन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में दोनों की परस्पर पूरकता, निर्भरता हमें देखने को मिल रही है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण जो सहयोगी संघवाद की बात करता है वो है वित्त आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात कही गई है, जिसका काम है कि केंद्र और राज्यों के बीच में आय का बंटवारा करना। उसके लिए सिद्धांत निर्धारित हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है और उसके द्वारा जो सिद्धांत तय किए जाते हैं उसी के आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व प्रदान किया जाता है, आय प्रदान की जाती है और आर्थिक सहायता दी जाती है। तो हम देखें कि केंद्र जो है वह राज्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र पर निर्भर है और ये काम राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, वो इंटर स्टेट काउंसिल की राज्यों के बीच परस्पर विवाद अगर कोई पैदा हो जाए या उनके बीच में समन्वय की आवश्यकता हो, या किसी प्रकार की संवाद की आवश्यकता हो, तो संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किया गया है और समय समय पर इसकी बैठकें होती हैं। इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और राज्यों के बीच अगर कोई परस्पर विवाद है या कोई परस्पर समन्वय की बात है, संवाद की बात है, तो इस मंच के माध्यम से यह जो पूरकता है, निर्भरता है, इसको आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सहयोगी संघवाद दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, भारत के संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं जो है, यह अखिल भारतीय सेवाएं जिनकी भर्ती और जिनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इन्हें राज्यों के स्तर पर काम करना होता है। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमें देखने को मिलती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। तो इनके कार्मिक जो है वो इनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, परंतु ये काम राज्यों में करते हैं। और यह अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इसके अलावा अन्य कई और संस्थाएं जो प्रैक्टिकली काम करते हुए भारत में हमें सहयोगी संघवाद की पुष्टि करती हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी,
जो भारत में विभिन्न विश्वविद्यालय जो है राज्यों में जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन का काम करता है, नियंत्रण का काम करता है, उनको सहायता देता है, उनको कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राज्यपाल सम्मेलन की राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको प्रशासन का संचालन करने में जो चुनौतियां आती हैं, उनको परस्पर जो संकट है उनका समाधान करने में, जो समस्याएं हैं उनको साझा करने में, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, मुख्यमंत्री सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, गृह मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आयोजन है वो आयोजन भारत में सहयोगी संघवाद को निर्धारित करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार राज्यों के साथ पूरा सहयोग करती है और परस्पर राज्य भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखें कि सहयोगी संघवाद के साथ साथ भारत में एकात्मकतावादी संघवाद भी हमें दिखाई दे रहा है। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि भारत के संविधान में किस प्रकार आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर एकात्मकतावादी संविधान दिखाई दे रहा है, और भारत के संविधान में जो एकात्मकतावादी संघवाद को जो स्वीकार किया गया है, इस संविधान के अंतरंग में जो उपस्थित तत्व हमने देखे कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान को हमने स्वीकार किया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सीमाओं में, नाम में, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, कानून, लेखा परीक्षा और चुनाव व्यवस्था के संबंध में एक रूपता पूरे भारत में हमने स्वीकार की है। आर्थिक दृष्टि से राज्य जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, केंद्र के ऊपर निर्भर है, और राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये प्रावधान है, और इनके साथ साथ संकट काल के समय संघात्मक व्यवस्था पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। तो ये सब प्रावधान जो है, ये प्रावधान मजबूती के साथ यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली मौजूद है, अर्थात एकात्मकतावादी संघवाद हमें देखने को मिलता है। व्यवहार के तौर पर भी हम देखें कि भारत में जो प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले जो लोग रहे हैं उनका व्यक्तित्व देखें तो चमत्कारिक व्यक्तित्व, चाहे हम नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो इनका जो व्यक्तित्व है उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्र उनकी ओर देखता है, तो राज्यों की भूमिका गौण हो जाती है। और साथ ही भारत में लंबे समय तक एक ही राष्ट्रीय पार्टी का केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी सरकारें रही हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व जो मजबूत रहा है, राज्यों में मुख्यमंत्री का निर्धारण केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, तो यह स्थिति भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही स्पष्ट करती है। और योजना निर्माण, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, यह भारत में एकात्मक संघवाद को बढ़ावा दे रही हैं। तो हम देखें कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो भारत का संविधान हमें किस प्रकार का संविधान दिखाई देता है, सहयोगी संघवाद की बात करें या एकात्मक संघवाद की बात करें, तो हमने यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह कह सकते हैं जो संविधान में उपस्थित व्यवस्थाएं हैं या संविधान का जो क्रियान्वयन है, इसका व्यवहारिक पक्ष है, तो भारत में सहयोगी संघवाद भी मौजूद है और एकात्मक संघवाद भी हमें मौजूद है, अर्थात दोनों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। और हमें हमारी जो भारत की शासन प्रणाली के लिए जो आदर्श व्यवस्था है, वह सहयोगी संघवाद की स्थिति ही हमें हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए आदर्श है, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है, अर्थात केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना होगा, परस्पर अनुपूरक की भूमिका निभानी होगी, तभी हम संविधान रूप में जो आदर्श है हमारी शासन प्रणाली, उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, राष्ट्र के विकास के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हमने भारत में संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात की है, उसकी प्रकृति के बारे में बात की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें डॉक्टर हितेश जैन के नाम से। थैंक यू सो मच।